हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम पेपर 2 कैसे अटेम्प्ट करें और आप तैयारी कर रहे हैं HPPSC कॉलेज कैडर कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशली फॉर कॉमर्स, तो आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ मैं वो इसीलिए लेकर आई हूँ कि आपके एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी पेपर अटेम्प्टेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कितने पेजेस लिखने हैं एक क्वेश्चन के लिए, 150 वर्ड्स में अपने आंसर को किस तरीके से कंसाइज करें और बेटर बनाएं ताकि वो इम्प्रेसिव लगे। तो उसके रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि छोटी सी स्ट्रेटेजी भी क्या है हमारे एग्जामिनेशन के फाइनल स्कोर में क्या है बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ये मॉक टेस्ट बनाया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मॉक टेस्ट है, बिल्कुल ही बेसिक सा मॉक टेस्ट मैंने बनाया है जिसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी अटेम्प्टेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम इस पेपर को अटेम्प्ट करें। तो देखिए HPPSC भी हमें कुछ इस तरीके का पेपर डालेगा। हाँ, हो सकता है वहाँ क्वेश्चन थोड़े लेंथी हों, न्यूमेरिकल हों, बट क्योंकि ये मॉक टेस्ट 1 है तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल सिंपल होगा, बेसिक होगा। सिलेबस में से ही इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं उठाया गया है। और अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शंस की बात अगर हम करें तो HPPSC ने जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं उन्हीं के बेसिस पर मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि यहाँ पर क्या है 8 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। 4 क्वेश्चंस इन फर्स्ट पार्ट एंड यू विल सी नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस इन द सेकंड पार्ट, क्योंकि हमारा सिलेबस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ, अगर आपको सिलेबस अभी तक नहीं पता है तो मैंने उसकी भी शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं जाकर। सेकेंड रूल क्या बोलता है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 3 क्वेश्चन हर एक पार्ट में से होने चाहिए। यानी पार्ट 1 में से आपको 3 क्वेश्चन चूज करने हैं और पार्ट 2 में से भी आपको टोटल कितने 3 क्वेश्चन चूज करने हैं। साथ ही साथ हर एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ना, 4 सब पार्ट्स हर एक क्वेश्चन के हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लस हर एक सब पार्ट कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। तो 4 सब पार्ट एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। और हमारा टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, 120 मार्क्स का। अब बेसिकली HPPSC ने तो बोल के रखा है कि आपको 40% और 45% मार्क्स लेने हैं, बट हमें पता है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होने वाली है। तो जितने अच्छे से हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आप अब मॉक टेस्ट की हेल्प से अपने स्टडी स्टार्ट करते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसे यहाँ मैं लेकर आई हूँ। और हाँ, नेक्स्ट रूल तो मैं बताना ही भूल गई। यहाँ पर क्या है, आपको सीक्वेंस में ही आंसर्स देने हैं, इन्होंने बोल कर रखा है। डायग्राम्स अगर आपको लगता है कहीं नेसेसरी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, बट आंसर्स क्या है सीक्वेंस में होने चाहिए। तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली है कि आपने क्या करना है, कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप पेज ब्लैंक छोड़ते हो तो वो आपकी आंसर कॉपी उससे आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। जैसे पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट पार्ट है, सब पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिजिटल डिस्रप्शन। अब हर किसी का यही क्वेश्चन है कि हम कितने पेजेस लिखें, कितना आंसर हमारा होना चाहिए। तो बेसिक से तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी टोटल वर्ड लिमिट है क्वेश्चंस के लिए 150 वर्ड्स की। ठीक है, HPPSC ने बोल के रखा है कि आपको 150 वर्ड्स का ही क्या करना है, आंसर लिखना है। अब ये जो 150 वर्ड्स का हमें आंसर लिखना है, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम। इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 लाइन्स की, नॉट मोर देन दीज। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारी मेन बॉडी ऑफ द आंसर, मेन पॉइंट्स जिनको हम बोल सकते हैं, या मेन बॉडी, वो कितने होने चाहिए, 12 to 15 लाइन्स, मोर देन इनफ। 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट हमारा है कंक्लूजन का पार्ट। तो कंक्लूजन शुड बी 2 to 3 लाइन्स, इतना। तो अगर हम बात करें टोटल लाइन्स की,
तो टोटल आपको अपना आंसर कंसाइज रखना है 15 टू 18 लाइन्स में। एक सब पार्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, नॉट कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमें कितने सब पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, 4। तो एक सब पार्ट में 15 से 18 लाइन से ज़्यादा हमें अपना आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि 150 वर्ड लिमिट उन्होंने बता दी, यानी उनको सिर्फ ये चेक करना है कि आप मेन पॉइंट्स को किस तरीके से वहाँ पर दिखाते हो, कितने अच्छे से अपने पेपर को इम्प्रेसिव बनाते हो, कितना कम्युनिकेटिव बनाते हो कि मेन चीज़ें आप कम से कम लाइंस में, कम से कम पेजेस कवर करके वहाँ दिखा सको। तो इनके लिए पेजेस बेसिकली हमारे लगेंगे 1.5 से 2 पेज, मतलब 2 पेज से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, 2 पेजेस भी बहुत ज़्यादा, 1.5 पेज से ज़्यादा हमारा पेज कवर नहीं होना चाहिए एक आंसर लिखने के लिए। अब जैसे कि हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिजिटल डिसरप्शन। तो इसमें इंट्रोडक्शन में एक लाइन आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में लिखोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all the internal and external forces which influence the functioning and decision making of an organization। यही होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाएंगी जो हमारी बिजनेस की फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं। साथ ही साथ हम डिजिटल डिसरप्शन की बात करेंगे, जो हमें दिखाता है कि बिजनेस मॉडल्स में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि एआई हो गया, बिग डाटा हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीज़ें ना टेक्नोलॉजी का पार्ट है, हर किसी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आ गया कि डिजिटल डिसरप्शन क्या है और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद हम बात करें मेन बॉडी की, ठीक है। तो मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या देखने को मिलता है, हमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, सोशल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं, है ना। ग्लोबल फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, लीगल फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली एक्सटर्नल वाले पॉइंट्स में। तो ये आगे बिजनेस एनवायरनमेंट के मेन पॉइंट्स। साथ ही साथ हमें डिजिटल डिसरप्शन के भी मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं यहाँ पर। तो डिजिटल डिसरप्शन क्या करता है, हमारी इम्प्रूव करता है बिजनेस की एफिशिएंसी को और कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को, है ना। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, स्पेशली ई कॉमर्स अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, तो डिजिटल डिसरप्शन की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। और एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज़ें यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये मेन बॉडी में हमारा पॉइंट आएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ ये क्या है, हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ भी मेन पॉइंट में लिखी जाएगी कि बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इसमें देख सकते हो, डाटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर कॉन्टिन्यूस इनोवेशन की ज़रूरत है। अब अगर हम डिजिटल डिसरप्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे इसके फ़ायदे तो हैं, बट इसके चैलेंजेस भी हैं। तो इनको आपने क्या है, 8 से 9 लाइन में डिजिटल डिसरप्शन की बेनिफिट्स भी बताने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी बताने हैं, वो किस तरीके से आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा रहा है वो बताना है। साथ ही साथ वो चैलेंजेस क्या लेकर आ रहा है अपने साथ वो भी बताना है। और मेन पॉइंट्स में और क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट की भी बात करनी है। तो लग रहा है ना हमें 150 वर्ड्स में हमें इसको कितना कंसाइज करना है और अपने मेन पॉइंट्स को कितने अच्छे से दिखाना है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसमें कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में अब बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या है, डिजिटल डिसरप्शन की वजह से इम्पैक्ट होगा टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है। तो हम डिजिटल डिसरप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है ना वो हमें, अगर हम उसको गेन करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हमें दे सकता है और हम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे अपने बिजनेस की। बट वहीं अगर हम डिजिटल डिसरप्शन को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो एडवर्सली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो ये है बिजनेस इन्वायरमेंट और डिजिटल डिसरप्शन। इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन करना है। अब अगर आप बोलें कि मैंने इसको लिख कर क्यों नहीं दिखाया, तो इसके लिए मैं क्या बताने वाली हूँ वो सुनिए ध्यान से, कि ये है मॉक टेस्ट 1। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पेपर को सॉल्व करें, 3 घंटे का टाइमर सेट करें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इस मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करें। देन
150 वर्ड्स के अकॉर्डिंग है अपने आंसर्स को लिखें एंड मेरे साथ उसका पीडीएफ शेयर करें। जिसकी आंसर कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगेगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी की आंसर कॉपी इस मॉक टेस्ट को लेकर डिस्कस करूँगी। प्लस आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी इससे, राइटिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, CSR अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड ESG। अब CSR का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीनिंग में लिख दोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको डिफाइन करोगे। मेन पॉइंट्स में क्या लिखोगे, कब इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। तो सोशल वेलफेयर करना, तो और इसके लिए क्या करना पड़ता है, 2% का जो हिस्सा है आपके प्रॉफिट का वो आपको CSR में लगाना क्या है, कंपलसरी है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ें मेन बॉडी में आएंगी और लास्ट में आप इसका कंक्लूजन बता दोगे। वैसे थर्ड पार्ट है इसका FDI एंड FPI। तो FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बड़ी टर्म है। FPI क्या होता है हमारा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो वही है कि FDI एक बड़ी टर्म है, FPI में हम छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, FDI हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कंपैरिजन टू द टर्म्स, FDI क्या है, बड़ी टर्म है। वैसे लास्ट क्या है हमारा डी पार्ट, इसमें इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रेड जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उन पर रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करना, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से वो सारी चीज़ें चल सके और हमारी इकोनॉमी को एडवर्स तरीके से इम्पेक्ट ना कर सकें। तो वो है। तो इसी तरीके से टोटल 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, इस पीडीएफ को सॉल्व कीजिए 3 घंटे का टाइमर अपना सेट करके, और शीट्स आंसर शीट लिमिट आप उसमें देख लीजिए। आंसर शीट लिमिट हम रखते हैं जैसे 32 to 40 पेजेस, मान के चलिए मैक्स टू मैक्स हमें 40 पेजेस ही मिलेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन आंसर्स को लिखिए, उतने ही पेजेस में इसको कवर कीजिए। और हमें पता है हमारी HPU या यूनिवर्सिटीज़ की शीट्स कैसी होती है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी शीट्स को आप डिज़ाइन कीजिए, उसी अकॉर्डिंग आंसर्स को लिखिए, देन मेरे साथ शेयर कीजिए। जिसकी आंसर कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगेगी, मैं अगेन कह रही हूँ, मैं क्या है उसी आंसर कॉपी को लेकर आऊँगी, आपको दिखाऊंगी, डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि इसी तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको लिखने की। प्लस ये वाला मॉक टेस्ट क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, बिल्कुल बेसिक है, सिलेबस में से उठाया गया, बिल्कुल सिंपल है, जिसमें एक एक टर्म आपको दी गई है, उसी को आपने एलैबोरेट करना है 150 वर्ड्स में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आने वाला 10th मॉक टेस्ट सबसे डिफिकल्ट होगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स की भी बात कर लेंगे। तो ये फर्स्ट है, बेसिक है, तो आप कोशिश कीजिए कैसे अटेम्प्ट करना है इसको अटेम्प्ट कीजिए, देन मेरे साथ शेयर कीजिए, फिर हम इसके प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मैं भी अपना मॉक टेस्ट दूंगी यही वाला, मैं भी प्रॉपर नोटबुक में इसके आंसर्स लिखूंगी 3 घंटे का टाइमर सेट करके, और वो आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगी, यूट्यूब में भी दिखाऊंगी कि ये मेरी आंसर कॉपी है, मैंने इस तरीके से आंसर्स लिखे हैं और ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपने 150 वर्ड्स को किस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 150 वर्ड्स का आपने किस तरीके से यूज़ करना है कि इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें, मेन पॉइंट में 12 से 15 लाइनें और कंक्लूजन में 2 से 3 लाइनें। अब यहाँ लाइन्स आप देखो, 3 लाइन है, 15 लाइन है, 3 लाइन है, ये ऐसा क्यों है? मैक्स टू मैक्स तो हम 150 वर्ड्स के लिए 15 लाइन ही लेकर चलते हैं, बट 18 लाइन का ऑप्शन तब होता है जब आप क्या है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस केस में हम क्या है लाइंस को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपनी स्पेसिंग के अकॉर्डिंग अपनी लाइंस को डिज़ाइन करोगे कि इतने वर्ड्स आपकी एक लाइन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले कोशिश करो आंसर्स लिखने की, उसके बाद हम इनको डिस्कस करें, क्योंकि पेपर है तो आप लोगों का ट्राई करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के आंसर्स लेकर आऊँगी, और नेक्स्ट मॉक भी बहुत जल्दी फिर टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम भी है लर्न कॉमर्स विद आईना, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ मॉक टेस्ट के पीडीएफ को लेकर अपने आंसर्स को मेरे उसी टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप अब आपके जो भी कन्फ्यूजन थी डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर कैसे डिस्क्राइब करना उसको, वो दूर हो गई होगी। प्लस एक और चीज़, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया था, तो नेक्स्ट
आने वाली किसी वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वो 150 मार्क्स का पेपर था, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, उनके भी रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट थे कि इतने पेजेस के अंदर आपका पेपर कवर हो जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे और वहाँ से हम डिफ़िकल्टी लेवल भी देखेंगे कि कितना था पेपर का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, किन चीज़ों पे आपको कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न भी दूर करने की मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।